हेलो बच्चों, मैं दिवाकर मिश्रा। हम लोग बात कर रहे थे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। उसमें कुछ टर्म की हमने बात किया था। आज उससे आगे की चर्चा करेंगे। अब आप लोगों को नियमित जो है वीडियो मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारा एग्जाम था, हम उसमें व्यस्त थे। अब हम आपको लगातार जो है वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। सुचारू रूप से वीडियो चलता रहेगा। यदि कोई गलती होगी वीडियो में, आप लोग इंडिकेट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है भाई। हम लोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां की चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे उसमें नॉर्मलता की। नॉर्मलता क्या होता है? विलयन के 1 लीटर में विलयन के 1 लीटर में विलयन के 1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की संख्या में विलेय के तुल्यांकों की संख्या कमा विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता कहलाती है। तो नॉर्मलता होती क्या है? विलयन के 1 लीटर में विलेय के तुल्यांकों की संख्या को हम लोग नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता बराबर हो गया विलेय के तुल्यांकों की संख्या। तो n इक्विवेलेंट से इसको दिखाते हैं। n इक्विवेलेंट का मतलब हो गया विलेय के तुल्यांकों की संख्या। विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन v इन लीटर। विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे? जैसे हम लोग निकालते थे मोलरता में मोलों की संख्या, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते थे। n बराबर होता था W/m। ये W क्या होता था? विलेय का ग्राम में भार। विलेय का किसमें भार? ग्राम में भार। ये m क्या होता था? विलेय का अणु भार। ठीक वैसे ही अगर हम लोग बात करें n इक्विवेलेंट की, विलेय के तुल्यांकों की संख्या की, तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है ग्राम में भार बटा इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार। ये हो जाएगा विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं भाई? अगर हम लोग बात करें इक्विवेलेंट मास की, तुल्यांकी भार की, तो तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार, विलेय का अणु भार बटे, आप लोग कह सकते हो धनायन आबलिक धनायन या ऋणायन की संख्या। धनायन या ऋणायन की संख्या। इसे ही बहुत से लोग अम्लता या क्षारकता भी बोलते हैं। या धनायन या ऋणायन की संख्या के स्थान पे अगर कुछ अच्छा बोलना चाहें तो संयोजकता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संयोजकता भी कह सकते हैं। तो इक्विवेलेंट मास बराबर हो गया अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार बटे संयोजकता। तो नॉर्मल अगर हम लोग बात करें कैसे निकालेंगे तुल्यांकी भार, जैसे मैंने कह दिया Na+ का या Na का तुल्यांकी भार ज्ञात करो। Na का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। Na का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो Na का अगर तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ Na, Na मैंने लिख दिया, इसका मतलब हो गया इक्विवेलेंट मास। किसका इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं? Na का। तो होता है अणुभार। तो Na का अणुभार कितना हो गया? Na का अणुभार हो गया 23। अब यहां पर मैंने लिखा था धनायन या ऋणायन की संख्या, या इसी को आप लोग क्या बोल सकते हो? संयोजकता। तो Na की संयोजकता कितना होती है? संयोजकता का मतलब है कोई पदार्थ या कोई परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो Na 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, Na 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाता है? Na+ बनाता है। तो धनायन, मैंने बोला धनायन या ऋणायन की संख्या, तो धनायन की संख्या कितनी हो गई? 1। या इसी को हम लोग बोलेंगे संयोजकता। तो Na की संयोजकता कितनी हो गई? 1। क्योंकि Na की अगर चर्चा करें
तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1। इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। और अस्थायी अवस्था में आने के लिए जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, क्योंकि अष्टक नियम कहता है, जिसका प्रतिपादन लुईस और कौशल ने किया था। लुईस और कौशल ने कहा था वे तत्व अस्थायी अवस्था में होते हैं जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यन्ने के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः यन्ने अस्थायी अवस्था में आने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो यन्ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 1 हो गई। या यन्ने जब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कितना प्लस बनाएगा? 1 प्लस बनाएगा। तो यन्ने की संयोजकता कितना हो गई? 1 हो गई। तो संयोजकता का बेसिक सा मतलब है कि कोई परमाणु या कोई पदार्थ, बेसिक सी बात है, कोई पदार्थ कितने इलेक्ट्रॉन को अस्थायी अवस्था में आने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजकता। तो यहां पे संयोजकता कितना हो गई? 1 हो गई। तो यन्ने का जो इक्विवेलेंट मास आ गया 23/1 बराबर कितना आ गया? 23 आ गया। मात्रक की चर्चा करेंगे इक्विवेलेंट मास की। तो जैसे अणुभार का मात्रक होता था ग्राम मोल इनवर्स, वैसे ही इक्विवेलेंट मास का मात्रक होगा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तुल्यांकी भार का मात्रक ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाता है। अगर चर्चा करें हम लोग mg, कोई कहे mg का तुल्यांकी भार बताओ, mg का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, mg का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। तो m का होल mg लिख दिया, इसका मतलब हो गया इक्विवेलेंट मास। किसका इक्विवेलेंट मास? mg का। तो इक्विवेलेंट मास बराबर होता है अणुभार। अब यहां पे mg परमाणु है तो mg के लिए परमाणु भार इस्तेमाल करेंगे। तो mg का परमाणु भार कितना होता है भाई? 24 बटे mg की संयोजकता कितना होता है? mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2 होता है। बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। mg अस्थायी अवस्था में आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो mg की जो संयोजकता हो गई, क्योंकि mg अस्थायी अवस्था में आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? 2 हो गई। mg 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसीलिए mg डबल प्लस बनाता है। इसीलिए mg क्या बनाता है? डबल प्लस बनाता है। तो वैसे भी बोल सकते हो कितना धनायन बना रहा है? 2 बना रहा है। या अस्थायी अवस्था में आने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मात्रक 24 को अगर हम भाग करेंगे 2 से 12 हो जाएगा, और मात्रक हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। इस तरीके से हम लोग तुल्यांकी भार की गणना करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया H2SO4 का इक्विवेलेंट मास, तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे भाई? तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार। किसका तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं? H2SO4 का। तो H2SO4 का अणुभार हाइड्रोजन का 1 गुना 2 हो जाएगा, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो 4 ऑक्सीजन है, 16 चौको 64, 32 प्लस 2 64 प्लस 32 प्लस 2 98 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 98 भागे। अब क्या करेंगे? धनायन या ऋणायन की संख्या, जिसको हमने क्या बोला है? संयोजकता। तो जब H2SO4 का वियोजन करेंगे तो बनेगा क्या? H प्लस बनेगा प्लस SO4 डबल माइनस बनेगा। H कितना है? 2, तो कितने से गुणा? 2 से। तो कितना H प्लस है भाई? धनायन कितना है? 2। या ऋणायन कितना है? अब SO4 के ऊपर कितना माइनस है? 2 माइनस है। धनायन प्लस 2 है, मतलब 2 है। ऋणायन भी कितना है? 2 है। तो धनायन की संख्या या किसकी संख्या? ऋणायन की संख्या। तो बटा कितना हो जाएगा? 2 बराबर कितना? 49 मात्रक ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। इस तरीके से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे। तो नॉर्मलता बराबर होता है विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तुल्यांकों की संख्या, जैसे मोलों की संख्या निकालते थे ग्राम में भार बटा अणु भार, वैसे ही तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे ग्राम में भार बटा तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं? अणु भार, अगर अणु रहेगा तो अणु भार, परमाणु रहेगा तो परमाणु भार, यौगिक रहेगा तो मोलर द्रव्यमान भाग्य धनायन या ऋणायन की संख्या, जिसको हम लोगों ने बेसिक भाषा में बोल दिया, बहुत बेसिक बोल दिया, संयोजकता। तो तुल्यांकी भार बराबर हो गया अणु भार बटे संयोजकता। इस तरीके से तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। इतनी बात नोट करिए तो आगे की चर्चा करते हैं। हाँ बच्चों, तो नॉर्मलता बराबर हम लोगों ने चर्चा किया था होता है विलय के तुल्यांकों की संख्या और बटे विलयन का आयतन लीटर में।
हमने कहा था तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है ग्राम में भार बटा कौन सा भार, तुल्यांकी भार। तो अगर नॉर्मलता निकालना है तो विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। अगर हम लोग बात करेंगे तुल्यांकी भार की, तो तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटे संयोजकता, संयोजकता को लिख देना n फैक्टर। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, तुल्यांकी भार। ये तो बेसिक फार्मूला हो गया। अगर हम लोग और चर्चा करें कि हमने मान लिया ये कोई पात्र है, इस पात्र में कोई विलेय भरा हुआ है या रखा हुआ है, हाँ ठीक है, हमने मान लिया कि हमने OH का जलीय विलयन है, यन्ने OH का जलीय विलयन है और इस विलयन की नॉर्मलता N1 है और आयतन क्या है, V1 है। अब मैंने NaOH का जलीय विलयन लिया है दूसरे पात्र में भी। ये पहला पात्र है, बेसिक सी बात सुनो कि ये पहला पात्र है जिसमें क्या है, NaOH का जलीय विलयन जिसकी नॉर्मलता N1 है और आयतन क्या है, V1। अब मैंने क्या किया, मैंने NaOH का जलीय विलयन दूसरे पात्र में लिया है, बस मैंने आयतन को बढ़ा दिया, मैंने विलयन का आयतन क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ये भी NaOH का जलीय विलयन है, NaOH का जलीय विलयन है, इसमें मैंने आयतन बढ़ा दिया, आयतन मैंने V1 से बढ़ा के V2 कर दिया। तो नॉर्मलता क्या हो जाएगी, नॉर्मलता N1 से क्या हो जाएगी, N2। इन दोनों कंडीशन में मैंने विलेय के अर्थात NaOH क्योंकि जलीय विलयन है तो जल क्या होगा, विलायक का कार्य करेगा। मैंने पहले क्लास में बोला था कि जल की मात्रा चाहे कम हो चाहे जल की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, यह सभी परिस्थितियों में विलायक का कार्य करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसका जो है परावैद्युतांक या डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक बहुत उच्च होता है, 80 या कितना होता है, 81 होता है। कुछ किताबों में 80 लिखा होता है, कुछ किताबों में 81 लिखा होता है। तो बेसिक सी बात है 80 से 81 के मध्य होता है। तो यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या को मैंने नियत रखा। अब यहाँ पे मोलों की संख्या ना बोल के मैं लिख दे रहा हूं दोनों स्थिति में विलेय के तुल्यांकों की संख्या, मोलों की संख्या मोलरता में कहते थे, यहां पे बोलेंगे तुल्यांकों की संख्या। विलेय के तुल्यांकों की संख्या नियत है। विलेय के तुल्यांकों की संख्या कैसी है, विलेय के तुल्यांकों की संख्या नियत है। नियत है मतलब अगर मैंने बोल दिया यहां पे विलेय के तुल्यांकों की संख्या n इक्विवेलेंट है, तो यहां भी विलेय के तुल्यांकों की संख्या कितनी है, n इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्यांक, तो n इक्विवेलेंट, n का मतलब हो गया नंबर, इक्विवेलेंट का मतलब तुल्यांक, तुल्यांक नंबर मतलब तुल्यांक की संख्या। तो नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। यहां पे नॉर्मलता N1 से रिप्रेजेंट किया गया है, तो N1 बराबर n इक्विवेलेंट बटा क्या हो जाएगा, V1, क्योंकि यहां पे नॉर्मलता N1 है तो आयतन कितना है, V1। n इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा N1 V1। इसको क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे दूसरी स्थिति की यदि चर्चा करें तो नॉर्मलता n बराबर होता है n इक्विवेलेंट बटा विलयन का आयतन लीटर में, और यहां पे नॉर्मलता है कितनी, N2, तो आयतन कितना हो जाएगा, V2। तो n इक्विवेलेंट बराबर आ गया N2 V2। इन इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की तुलना करने पर आएगा क्या, N1 V1 बराबर N2 V2। तो इस फार्मूले से भी हम लोग नॉर्मलता की गणना कर सकते हैं। नोट करिए, सवाल की चर्चा आगे करेंगे। हाँ चलिए भाई, हम लोग तीसरे प्रकार से बात करेंगे कि जैसे कोई पात्र है, इस पात्र में विलयन की नॉर्मलता N1 और जो है आयतन V1 है। ये कोई दूसरा पात्र है जिसमें विलयन की नॉर्मलता N2 और आयतन V2 है। मैंने क्या किया, इस बार इन दोनों विलयनों को मिला के एक पात्र में रख दिया। इस जो है पात्र का जिसमें दोनों विलयनों को मैंने मिला के रखा है, मतलब बोल सकते हैं मिश्रण की जो नॉर्मलता है, मिश्रण की नॉर्मलता मैंने n मान लिया
और यहाँ पे आयतन V1 था और यहाँ पे आयतन क्या था, V2 था, तो आयतन को मान लिया V1 प्लस V2 मान लिया। तो अगर कहते हैं कि मिश्रण की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, उस समय क्या करेंगे, तो मिश्रण बना किससे है, N1V1 और N2V2 को मिलाने से क्या बना है, NV1 प्लस V2। तो N1V1 प्लस N2V2 बराबर हो जाएगा NV1 प्लस V2, जहां पे N क्या है, मिश्रण की नॉर्मलता। N1V1 बराबर N1V1 प्लस N2V2 बटे V1 प्लस V2 बराबर N। ये नॉर्मलता तब निकाली जाएगी जब वो कहेगा कि भैया दो विलयन है, उन दोनों विलयनों को मिला दिया गया है, और मिलाने से मतलब दोनों को मिला दिया गया है, तो मिश्रण की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। यहां पे N है मिश्रण की नॉर्मलता, मिश्रण की नॉर्मलता। तो नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए आपके पास तीन फार्मूले हैं। एक बेसिक है, नॉर्मलता बराबर होता है N इक्विवेलेंट बटे V किसमें होना चाहिए, इन लीटर में। ये बेसिक फार्मूला हो गया पहला। दूसरा जो है, जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा नियत हो या विलेय के तुल्यांकों की संख्या, किसी विलयन में विलेय के तुल्यांकों की संख्या नियत हो, चेंज किसमें हो, चेंज उसके आयतन में हो रहा हो। जब आयतन में चेंज होगा तो नॉर्मलता ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो N1V1 बराबर हो गया N2V2। ये जो है तीसरा फार्मूला जो है, ये तब नॉर्मलता निकालने का फार्मूला है जब वो कहे मिश्रण की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। N बराबर N1V1 प्लस N2V2 बटे V1 प्लस V2। तो ये तीन फार्मूले हैं जिससे आप नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हो। एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या नॉर्मलता ताप पर निर्भर करती है, क्या नॉर्मलता ताप पर निर्भर करती है। तो आंसर है हाँ, नॉर्मलता ताप पर निर्भर करती है। क्या नॉर्मलता ताप पर निर्भर करती है, तो आंसर है हाँ, ताप पर निर्भर करती है। तो क्या निर्भरता है, यदि आप लोग ताप बढ़ाएंगे, यदि आप लोग क्या बढ़ाएंगे, ताप। तो हमने पढ़ा है चार्ल्स का नियम, V प्रोपोर्शनल होता है किसके, T के। तो अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पे आयतन बढ़ता है। और बात करें नॉर्मलता की, नॉर्मलता और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नॉर्मलता और आयतन एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, जबकि ताप और आयतन एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो अगर ताप बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, जिससे नॉर्मलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और यदि ताप घटाओगे तो आयतन भी घटेगा, और आयतन के घटने से नॉर्मलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नॉर्मलता ताप पे बढ़ती है, ताप बढ़ाने से जो है आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ने से नॉर्मलता घट जाएगा, क्योंकि नॉर्मलता और आयतन एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। नोट करिए बच्चों।